कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत चैलेंज करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। तहरीक लब्बैक उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक। कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत के इन जालिमाना हथकंडों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको अपने एहतजाज का हक दिया जाए। ये अफसोस है, मैं हमेशा फजलुर रहमान का नाम एहतराम से लेता हूँ और लेता रहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुल्क की संजीदगी को आप समझने की कोशिश करें। जो लोग इन लोगों को आगे करके ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की रिट को चैलेंज हो जाएगा और हुकूमत ये कहीं जा रही है, तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कलदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मार्च को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे भर में 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनात कर दी और पुलिस को मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और इंसादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत खास इख्तियारात दिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, छापे मार सकती है, जायदाद और असले को अपने तहवील में ले सकती है। इसी बात पे हमने आज की डिस्कशन रखी है। हमारे साथ हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, जो कॉमर्स, टेक्सटाइल्स और निजकारी बोर्ड की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, वकील हैं। सनाउल्लाह बलोच हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है। वो साबिक सेनेटर और मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं और इस वक्त बलूचिस्तान में काफी दिलचस्प सूरत हाल है, नए वजीर आला बन रहे हैं, उसके अंदर भी वो मसरूफ हैं, जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फेक के रहनुमा हैं, पीटीएम के एक तरीके से तर्जुमान भी हैं। सबसे पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं शुरू करती हूं। चूंकि शेख रशीद साहब ने जो आज बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब जिन लोगों को आगे करके ये समझ रहे हैं कि स्टेट की रिट चैलेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के पीछे आपकी पार्टी JUI फे है? देखिए, बीबी बात यह है, आप किस शेख रशीद की बात करते हैं? वो 2014 वाला शेख रशीद है या कोई नया शेख रशीद है नए पाकिस्तान? 2017 में जो शेख रशीद था और 2014 में जो शेख रशीद था वो तो कोई और था। एक शेख रशीद मुझे 2014 में याद है, जो कंटेनर पे खड़े होके मारो, मार दो, जलाओ, डराओ, घुस जाओ, लानत हो, एक वो शेख रशीद था जो डराओ, जिलाओ, गिराओ, जलाओ, जला दो, मारो, मार दो, मरो, ये बातें कर रहे हैं। ये वही शेख रशीद है या कोई और बनेगा? या कौन सा शेख रशीद है? ये वही शेख रशीद है? नहीं, ये वही शेख रशीद है अब्दुल्ला साहब। अच्छा, मगर वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बार मौलाना फजलुर रहमान इनके पीछे? मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मेहरबानी करें। मैं बहुत मसरूफ भी हूँ और कागज छोड़ के आपसे बात करूँ। हालांकि मौलवी में हारुआ छोड़ता है, न कागज छोड़ता है, अलबत्ता कंजेशन भी नहीं करता है और ब्लैक लेबल शेड भी मौलवी की आदत नहीं है। अच्छा। बात यह है, हाँ, बात यह है कि ये वो शेख रशीद है। दूसरी बात यह है कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का मसला आया, तो यही शेख रशीद फैसलाबाद करने में खादिम रजवी के साथ नहीं बैठे थे, महमूद कुरैशी नहीं बैठे थे? क्या इनके और अराकीन, क्या इमरान खान के आज भी कोबल पर जाके सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है कि अपने कारकुनों को कहा कि पीटीआई के कारकुन जाके खादिम रजवी फैसलाबाद का धरना ज्वाइन करे? अब सवाल ये है कि वही इमरान खान जो कल फैसलाबाद का धरना खादिम रजवी की सरबराही में, वो दुरुस्त, ठीक,
एक बात शेख रशीद ने कहा ठीक है जी महमूद से शाह महमूद हमदुल्ला साहब, आपकी आवाज जो है डिस्टॉर्ट हो रही है और बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो रही है। आलिया हमजा साहिबा, आपको उनकी बात तो समझ में आ गई है और जो वो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। आपको याद होगा कि आपके जो वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं वो ये कहते रहे और बार बार कहते रहे जब ये तहरीक लबैक वाले आए थे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि जी हम जलाओ कर देंगे, घेराव कर देंगे, हम रूहानी तौर पे उनके साथ हैं। तो आज फिर क्या हुआ? और जो अहम सवाल है वो ये है कि उन्होंने मुतालबा तो किया है फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से, मगर हमारी मालूमात के मुताबिक यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर है ही नहीं और पाकिस्तान के जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं वो फ्रांस के अंदर नहीं है। तो फिर ये इतना जो झड़प हुई और ये जो मामला है ये उठा कैसे, अगर मामला ये है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर है ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। और आज मेरा पहला शो है आपके साथ एंड इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं मुनी से आपको थोड़ी सी चीजें जो है ना मैं पहले तो रिकॉर्ड सेट कर दूं जरा। जो 2000 का धरना था ना वो आपको याद होगा, वो कानून खत्म रिसालत नबूवत खत्म नबूवत के ऊपर एक हमला किया गया था जिसके लिए वो प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें मैं क्या आप क्या हम सब मुसलमान है, निहाल हाशमी साहब बैठे हुए, हमदुल्ला साहब मेरे से ज्यादा मुसलमान होंगे, आप बैठी हैं, हमारा ईमान है, हमारी जान, हमारी माल, हमारी औलाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान है। तब अटैक हुआ था खत्मे नबूवत के कानून के ऊपर, तब अटैक हुआ था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर। थोड़ा सा और याद करा दूं, यहां पर वजीर कानून थे राना सनाउल्लाह साहब और वजीर आला थे शहबाज शरीफ साहब। दोनों ने इन प्रोटेस्टर्स को मौका दिया था फैसलाबाद में सिट इन करने का और उसके बाद जब इनकी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो गई थी वो मैनेज करने के अंदर, तो तब आपको भी पता है क्या हुआ था। आज के हालात फर्क है। आज के हालात ये हैं कि बिल्कुल ठीक आपने कहा और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि यहां पर फ्रेंच एम्बेसडर नहीं है। यहां पर जो ऑपरेट कर रहा है वो फ्रेंच एम्बेसी का नाजिमुल अमूर है। और फिर मैं जरा हमदुल्ला साहब की याददाश्त के लिए, इनको शेख रशीद साहब की बातें तो याद है, क्या इनको मौलाना साहब का जलाओ घेराव की सियासत 14 नवंबर 2019 का धरना या उनका यहां पर मौलाना मार्च याद नहीं है जब वो एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए मदरसे के बच्चों को मगर आलिया साहिबा बात ये है और जिस तरह से बात ये है कि से मैं बात कंप्लीट कर लूं जी, मगर फिर आगे भी तो बढ़ना है। और देखिए मसला ये है, 2 मिनट में अपनी बात जी मुकम्मल करें जी। 2 मिनट में मेरी बात यह है कि ये जो मदरसे के बच्चों को ढाल बनाकर लेकर आए थे, सबने देखा है कि किस तरह बरसती हुई बारिश में ये उनको छोड़कर खुद रवाना हो गए थे और हुकूमत ने रियासत मां जैसी होने का सबूत दिया था। ये वही मौलाना साहब है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए, आपको भी पता है कि क्या करते हैं कि मजहब का कार्ड यूज करते हैं। आज भी इनसे कहें एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। नहीं आलिया साहिबा कता कलामी मां, मेरा सवाल आपसे ये है, ये टीएलपी का जो धरना हो रहा है इसका मकसद क्या है? अगर फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है और फ्रांस के अंदर पाकिस्तान का एम्बेसडर सफीर नहीं है तो फिर मकसद क्या है इस धरने का, क्यों हो रहा है? उनकी शराइत आपको भी पता है, उनकी शराइत मुझे भी पता है। वो साद रिजवी साहब को रिहा करवाना चाहते हैं। वो अपने लोगों को, जो लोग जिन पर मुकदमे बने हुए हैं, उनको खारिज करवाना चाहते हैं। और सबसे आखिरी जो उनका पॉइंट है वो ये फ्रेंच एम्बेसडर का है और यही उनको कन्वे किया गया है। और उसके अलावा जो 4th शेड्यूल के मसले हैं, हमने तो इसीलिए मुनीजे में आपको बता रही हूँ 3 दिन इस लाहौर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। 3 दिन से ये मुरीद के अंदर ठीक है, अभी की सूरत हाल, अभी की आलिया साहिबा, अभी की सूरत हाल निहाल साहब मैं आपको बता दूं वो ये है कि जो पुलिस जराए ने हमें बताया है वो ये है कि कम से कम 3 पुलिस एहलकार इस वक्त शहीद हो चुके हैं और 90 के करीब जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान कलदम तंजीम जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो कुछ लाशें उठा के इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपका तो कानून से ताल्लुक है, इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसे,
आपका भी खानवादा पूरा कानून से वाबस्ता है। आप चूंकि अस्मा जहांगीर की बेटी हैं और एक बड़ी नीडर सहाफी हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अदालतों ने साद रिजवी साहब को डिटेंशन में रखने के खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनको क्यों रखा गया है। आपकी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, अदालतों के ऑर्डर्स को नहीं मान रही है। अदालतों ने यह पाया कि साद रिजवी को इन्होंने गलत रखा हुआ, हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। नहीं, मगर उसके बाद निहाल साहब पुलिस ने एक और पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला किया गया और उसके नतीजे में साद रिजवी को जो है डिटेन ही रखना चाहिए। उसके बाद एक और प्ली भी पुलिस ने अदालत के अंदर ली हुई है। लेट मी फिनिश मुनीजे। जी जी, देखिए, साद रिजवी का मैं पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, मगर मैं एक आईनी कानूनी वकील की आपने बात की, मैं वकील की वाली बात कर रहा हूं। उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले पुलिस, मगर जो कोर्ट के ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस लाजमी है। अगर हमारी क्या पुलिस इज अबव द कोर्ट, आप उसके बाद देखें, इंक्वायरी कंडक्ट करें कि वेदर साद रिजवी वाज इन्वॉल्व इन दैट मैटर और नॉट। उसके बाद आप कोई और चीज करें। अब साद रिजवी साहब जेल में है, पुलिस कह रही है कि हमारे मर्डर में साद रिजवी साहब है, कहां से है वो? हाई कोर्ट आपकी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस मसले को निपटाएं। तो असल में आप फिर देखें इनके वज़रा क्या जबान इस्तेमाल करते हैं, शेख रशीद क्या जबान इस्तेमाल करते हैं। तो फिर तो शेख रशीद को ही बंद होना चाहिए। उन्होंने भी बोला था कि आग लगा दो पाकिस्तान को, जला दो इस पार्लियामेंट को, हमला कर दो राइवेंट पे। तो फिर तो उस तरह से वो भी होना चाहिए। वो भी एबिटमेंट में शामिल हो रहा है, वो भी इंटिमेट कर रहे हैं लोगों को। तो शेख रशीद साहब बाहर क्यों घूम रहे हैं? जबकि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि सारे मसाइल हल हो गए हैं और बस साद रिजवी का निकलना है और फ्रेंच इसका है। आज आकर के जो नॉट कंसर्न आदमी, ये कंसर्न सिर्फ शेख रशीद का है। फवाद चौधरी क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग को इंस्टिगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। भाई, आपका वजीर दाखिला क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या दाखिला के वजीर है? तो ये जानबूझ के गवर्नमेंट लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। गवर्नमेंट जानबूझ करके, उनको कोई फिक्र नहीं इमरान खान की गवर्नमेंट को कि लोग, पुलिस मर रही हो, लोगों की आमदरफ्त रुकावट बन रही हो, पाकिस्तान की बदनामी हो रही हो, जग हसाई हो रही। जो इन्होंने मुआहदा किया था जी, उस मुआहदे पे इन्होंने अमल दरामद क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बताए ना पहले। निहाल साहब, वो मुआहदा हमारे पास पड़ा हुआ है। वो मुआहदा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब्दुल्ला साहब भी हैं। मुआहदे के तहत उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था फोर्थ स्केड्यूल से हम लोगों को हटाएंगे, हम मुकदमात वापस लेंगे, हम सरकारी बॉयकॉट करेंगे फ्रांस का, और जो सफीर है उसके मामलात को पार्लियामेंट में लेके आएंगे। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह के निहाल साहब भी इसकी निशानदेही कर रहे थे, वो पार्लियामेंट में लाना चाहिए, इस मामले को लाना चाहिए अगर आपने मुआहदा किया तो। देखिए, फिर हम दीन से बात करेंगे। जो मुआहदा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूदियों से, जो बैत रिजवान है, हमने मुआहदा की पासदारी करना चाहिए। ये मुसलमान। अच्छा, मगर निहाल साहब, कत्ता कलामी माफ, आपने भी जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी आपने की? आपने नहीं की? जी, हमने तो हर पासदारी की। कैसे किया आपने सर? हमारा मुआहदा कहाँ था? वो मुआहदा तो फैजियाब हुए थे लोग, फैजियाबी से। अच्छा, मगर मुआहदे में तो कुछ और ही मामला था। हमारे तो मुआहदा जो भी हुआ करने दिया गया था, वो आप जानती हैं। अब्दुल्ला साहब, बात ये है, फैजाबाद में लोग फैजियाब हुए थे, हजार का नोट लेके गए थे। अब मुआहदा भी फैजियाबियों ने किया था, फैजाबाद में हुआ था। अच्छा, अगर तब उधर ही हुआ था तो फिर ये बताइए अब्दुल्ला साहब कि उस वक्त तो कहा जाता था कि इसको कम से कम निपटाया जो था वो फैजाबाद में गया था, और जिस तरह के निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि निपटाया उन लोगों ने निपटाया था जिन लोगों ने शायद इसको सपोर्ट किया हो। अब आप क्या समझते हैं, अब इसके पीछे कौन से मुहर्रकात हैं? देखिए मुनीज़ा, मैंने पहले बात पूरी नहीं की। पहले तो मैं शेख रशीद और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे बात करता हूँ कि इनकी हैसियत है या नहीं, इनको कौम की हिमायत हासिल है इनकी इस पॉलिसी को या नहीं। मैंने कहा कि 2014 में मारो मरो जलाओ गिराओ ये बातें किसने की? पार्लियामेंट पर हमला किसने किया? दो बिगाड़ किसने बनाया? और पीटीवी सेंटर पर किसने हमला किया? 18 ग्रेड के जूनियर अफसर को मारपीट किसने की? और पुलिस स्टेशन पर हमला किसने किया? लोगों को हवालात में जबरदस्ती किसने? तो इमरान खान थे, या आरिफ अलवी थे, या शाह महमूद कुरैशी थे, या ये शेख रशीद थे, ये सारे लोग थे। उस वक्त तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जब फैजाबाद का धरना हुआ तो शेख रशीद भी उधर बैठे थे, शाह महमूद भी उधर बैठे थे।
फिर वो धरना तो ठीक था क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी या शायद खाकाना बाशी की हुकूमत थी, फिर फैजाबाद का धरना भी ठीक है, खाजम रजवी भी ठीक था, मुतालबात भी ठीक थे। अब आइए इस बात पर, आज हमें शेख रशीद कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना। सबसे पहले तशद्दुद हर तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो या उस तरफ से हो, मुजाहिरीन की तरफ से, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में, एक आईनी मुल्क में, एक जमहूरी माहौल में हर किसी को एहतजाज करने का हक हासिल है। क्या उन्होंने बंदूक गोली चलाने की बात की? नहीं की। क्या उन्होंने किसी सरकारी इमारत पर दावा बोला? नहीं बोला। फिर ये लाशें क्यों गिरती हैं? ये सवाल आपकी जगह कायम है। 3 लाशें वाले भी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, लबैक वाले भी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोग? उन बेचारे एहतजाज क्या एहतजाज करना हक नहीं है उनका? उसका सवाल आपको पूछना चाहिए मौलाना साहब, उसका सवाल आपको पूछना चाहिए हुकूमत वक्त से, जो हमें कहती है कि जी हम इन इश्यूज के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर सकते। आलिया हमजा साहिबा, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर इंसान, हर शहरी ये पूछ रहा है कि क्या उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा, क्या उसी तरह रोड्स बंद हो जाएंगी, क्या उसी तरह खून खराबा हो जाएगा। और सवाल ना सिर्फ के शहरी उठा रहे हैं, आईजी पंजाब राव सिकंदर ने अपने पुलिस वालों को डांटा और उन्होंने कहा कि लाहौर से कैसे 3000 से 4000 के लोग निकल आए, जबकि 34,000 पुलिस एहलकार हमने वहां पे तैनात किए गए थे। तो फिर मुझे बताइए कि ये जो एक फेलियर है कि लाहौर से इतना बड़ा मजमा निकल आया और अब वो 10,000 से ज्यादा हो गया है, ये इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुनीर से मैं कुछ बातों को ना क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कहा गया कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हुकूमत नहीं मान रही है। मैं अगर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देकर इसको डिविजनल कोर्ट के आगे भेजा है और उनको कहा है इसका फैसला करें। और अभी तक डिविजनल बेंच साद रिजवी के मामले की, मैं केस की पर्टिकुलरली बात कर रही हूं, अभी तक उनका बेंच इस पर नहीं बना है। और यही प्रोटेस्टर्स को कन्वे किया गया है कि साद रिजवी साहब को अगर हम रिहा करेंगे तो कानून के मुताबिक करेंगे। तो इसमें जो भी बात की थी, एज ए लॉयर, मैं लॉयर नहीं हूं लेकिन मुझे इस केस का बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये कहां पर है और कहां पर नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा, इन्होंने बिल्कुल कहा कि जी दहशतगर्दी के दिफा। आपको याद है कि इन्होंने हमारे धरने के ऊपर किस तरह से टीयर गैस की शेलिंग की थी, पीएमएलएन ने किस तरह से खवातीन, बच्चे, हम शामिल थे उसके अंदर। मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। आंसू गैस की शेलिंग की गई थी, लाठी चार्ज किया गया था, रबर बुलेट्स फायर की गई थी। ये किस तरह की बातें करते हैं। आज बात सिर्फ इतनी, और हम प्रोटेस्ट कर रहे थे डी चौक के ऊपर, आज बात सिर्फ इतनी है कि यहां पर जो बात हो रही है, जब हम ये बात करते हैं कि ये किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ये जब बात करें अपने रहनुमाओं को आलिया साहिबा, अब तो हम आज के दिन आ जाए ना, चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, लोग परेशान हैं, आपसे हल मांगते हैं और वो पूछते हैं कि जी क्या वजह हुई कि आपने इतना बड़ा मजमा लाहौर से आगे आने दिया। जहां तक टीयर गैस की का सवाल है तो उसके ऊपर बाद में भी हो सकती है, मगर टीयर गैस इस्तेमाल की जाती है प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने के लिए। इस बार ये पूछा जा रहा है कि क्यों पुलिस वालों ने सही तरीके से इसको निपटाया नहीं। आप कहते हैं आपके अच्छे ताल्लुकात थे इनसे, क्यों नहीं सियासी तौर पे आप इसका हल ढूंढ सके? मुनीज़े, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। हुकूमत ने हत्तुल अमकान इस बात की कोशिश की कि ये मसला अफामो तफहीम से हल हो जाए। हमने 6 दिन इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं, हमने टेबल टॉक डायलॉग की बात की, लेकिन जब बात आती है रियासत की रिट को चैलेंज करने की, जब बात आती है हमारे अवाम के जानो माल के तहफ्फुज की, जब बात आती है यहां पर अमन की, जब बात आती है कि हम इजाजत नहीं दे सकते कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी वो सारी बातें आपकी ठीक है। Why couldn't it be handled better is the question. That is the question. लेकिन आपका आईजी पुलिस ये कह रहा है ना, अपने ही सबऑर्डिनेट्स को डांट रहा है ना, क्यों डांट रहा है वो? मुनीज़े मुझे क्लियर तो करने दे, मैं इसीलिए कह रही हूं।
مجھے میں ساری باتوں کی طرف آ رہی تھی. یہی تو فرق ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ 6 دن ہم نے ٹیبل ٹاک کیا, 6 دن ہم ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے اور ہم نے ان کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ پروٹیسٹ از ناٹ دا سولوشن. آپ بیٹھے, اگر آپ کی جینوئن شرائط ہیں, جب ایسا ہوگا اور وہ ہماری سرکاری املاک کو, ہمارے عوام کے جان و مال کے اوپر جب وہ حملہ کریں گے تو ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی. All right, I'll come to you. Alia ji, I will come to you. نہال صاحب, ایک لاسٹ پوائنٹ. نہیں, میں آپ کے آؤں گی نا, واپس آؤں گی. نہال صاحب دیکھیے, جو یہ بات کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے 6 دن بات کرتے رہے, اور میں حمداللہ صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی. بات یہ ہے کہ اگر 6 دن یہ بات کرتے رہے تو شیخ رشید صاحب تو آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسا لگا ہے کہ سعد رضوی صاحب سے جو مذاکرات ہیں وہ زیادہ آسان ہیں, جو ان سے پہلے لیڈرشپ تھی ان سے اتنے آسان نہیں تھے. تو جو 6 دن بات ہوتی رہی, اس کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نکلیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیے حکومت اس کے اندر کیا کر سکتی ہے؟ حوصلہ دیکھیے محمد نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا. یہ تو 6 دن کی بات کر رہی ہیں. میں محترمہ 6 دن کی بات کر رہے ہیں, 126 دن یہ خود قبول کرتی ہیں. انہوں نے بھی خود کہا ڈی چوک پہ ہم نے برداشت کیا. یہ تو روڈ پہ بیٹھے ہوئے نہتے, یہ تو پی ایم ہاؤس بھی پہنچ گئے تھے, سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہ کپڑے سکھا رہے تھے, یہ تو پی ٹی وی میں بھی گھس گئے تھے, اور موجودہ صدر نے موجودہ وزیر اعظم کو فون کیا, مبارک ہو ہمارے لوگوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا ہے. وہاں سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے یہ ریڈی رکھو. پھر انہوں نے کہا لنڈن فون کیا الطاف حسین کو, ان کو بھی بولو ساتھ جڑ جائیں. نہال صاحب ادھر تو پولیس والے دیکھیں نا, 7 پولیس اہلکار صرف اس سال شہید ہو چکے ہیں. ہم نے ان کی تمام موسیقی پروگرام جاری تھے ڈی چوک میں, ان کے موسیقی پروگرام جاری تھے دن اور رات. میڈیا دن اور رات کوریج کر رہا تھا, ڈی جے دن اور رات میوزک کے ڈرم بجا رہا تھا. یہ تو بیچارے نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یہ تو میوزک نہیں بجا رہے, یہ تو نہتے ہیں. ان کا لیڈر نہیں کہہ رہا ہے کہ جناب اگر کسی نے پیسہ بینک سے بھیجا تو غلط ہوگا, ہنڈی سے بھیجو, ہنڈی سے. سعد رضوی تو بل الیکٹرک کے, گیس کے, بجلی کے نہیں چلا رہا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہا ہے ملک میں سول نافرمانی نہ ہو. وہ تو نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کے موجودہ وزیر اعظم کو ختم کر دیا جائے. یہ ان کا لیڈر کہتا تھا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, اس کے کرنسی کو نہیں مانگتے, اس کے بینک کو نہیں مانگتے, اس کی فوج کو نہیں مانتے, اس کے پولیس کو نہیں. اور اگر کسی نے کیا تو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. میری بات تو ہم تو بڑے صابر لوگ ہیں. نہال صاحب, حمداللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں, کل جو تھا $75 تک چلا گیا تھا, آج کچھ نیچے آیا ہے. آج کچھ نیچے آیا ہے. کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں حمداللہ صاحب؟ ہمیں اپنے شہریوں نہیں, عالیہ میں آپ کی جانب ریاست کی ذمہ داری ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, مجھے پروگرام بھی تو کنڈکٹ کرنا ہے نا جی. ریاست کی ذمہ داری حفاظت کرنا. نہال صاحب حمداللہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. حمداللہ صاحب, شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی, اگر آپ نے اس طرح اس چیز کو بڑھاوا دیا, آپ نے مولانا صاحب نے ان کی پش پناہی کی, وہ یہ کہتے ہیں بقول ان کے, تو پھر ان کو کالعدم تنظیم قرار دیا جائے گا اور بین الاقوامی طور پہ قرار دیا جائے گا, اور اس کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوگی. دیکھیں منیزہ, آپ پھر شیخ رشید کی بات کرتے ہیں. میں نے شیخ رشید کی کریڈیبلٹی آپ کو بتائی کہ وہ خود 2014 میں کیا بات کرتے تھے, جلاؤ اور گراؤ کی بات کرتے تھے, لعنت بیچتے تھے, گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو بھی اور پارلیمنٹرین کو بھی اور جمہوریت کو بھی, اور تمام دہشت گردی میں یہ اور عمران خان اور عارف علوی اور پیچھے ایک پیج پر تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا یہی خادم رضوی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے دھرنے میں بیٹھے تھے, 2 بار شیخ رشید وہاں بیٹھے تھے. شیخ رشید باقاعدہ قوم اور ریاست اور حکومت دونوں کو وارننگ دے رہے تھے کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. 20 دن 25 دن وہ دھرنے میں بیٹھے تھے فیض آباد میں. شیخ رشید بھی سپورٹ کر رہا تھا اس دھرنے کو, عمران خان بھی سپورٹ کر رہا تھا. باقاعدہ لوگوں کو کہتے تھے اپنے پی ٹی آئی کے اراکین کو کہ جاؤ اس دھرنے کو جوائن کرو. اور اندر پارلیمنٹ میں کیا کر رہے تھے پی ٹی آئی؟ اندر پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون کے خاتمے اور حلف نامے کو اقرارنامے میں تبدیل کرنے میں پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کڑی تھی. ادھر وہ کر رہی تھی یہ پارٹی, باہر آ کے خادم رضوی صاحب کے ساتھ دھرنے میں بیٹھے تھے. لہٰذا یہ منافقت کر رہے ہیں یہ لوگ. آج جب ان کی حکومت آئی وہ ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں. گولی کی نوبت کیوں آئی؟ لاشیں گرانے کی نوبت کیوں آئی؟ بھائی بات کریں. اگر یہ کالعدم تنظیم ہے تو پھر آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ آج سے 2 سال پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, پھر اس معاہدے پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا سچویشن ہے اس کا؟ اگر یہ کالعدم تنظیم ہے,
अगर ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है तो अभी कंट्रोलमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए उसमें कलादम के लोग थे। अगर ये कलादम तंजीम है तो कसूर और सियालकोट में जो अभी इलेक्शन हुए कलादम तंजीम का आदमी खड़ा है। अगर ये कलादम है तो सिंध असेंबली में इनके 3 आदमी बैठे हैं। अगर ये कलादम है, झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, ये सिर्फ ये लाशें गिरा रहे हैं ताकि एटीएफ को दिखा सके कि देखो हम दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दे। ये सवाल किए हैं, ये बहुत अहम है। ये सवाल हम आलिया हमजा साहिबा एक बात मैं कर लूँ, एक बात जी मैं आऊंगी वापस, ब्रेक लेनी है। एक बात मैं कर लूँ, जहाँ तक मौलाना साहब ने जो 14 दिन जो मार्च किया, आप खुद में नजर उसमें आई, आपने उस अपने अंकों से उस रजाल देखा, कराची से जाके इस्लामाबाद तक न एक पत्ता गिरा, न एक गमला टूटा, न किसी बस पर पत्थर लगी, न किसी दुकान पर। ये किसकी बात करते हैं? ये अपने 126 दिन करने की बात नहीं करते हैं कि स्कूल की बच्चियों को नचवाते थे। ये अच्छा देखिए, ये इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे प्लीज, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे प्लीज, इस तरह की गुफ्तगू हम नहीं करेंगे। हम जो सवाल मौलाना साहब ने उठाया है वो बहरहाल अपनी जगह है कि अगर तहरीके लबैक पाकिस्तान कलादम है तो फिर इलेक्शंस कैसे लड़ रही है और क्यों हुकूमत जो है वो अपनी नोटिफिकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर इवेंचुअली इनको डीलिस्ट करना है और इनके ऊपर बैन लगाना है कि इलेक्शंस में ना आ सके। ये हुकूमत शायद नहीं कर सकती अगर कानून को देखे। निहाल साहब से भी पूछेंगे, वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कलादम तहरीके लबैक पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद का रुख ही करेंगे और एक तनाव की सूरत हाल बनती चली जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर ये देखना होगा कि क्या फिर से उनका धरना होगा। हमारे साथ हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हाफिज हमदुल्ला साहब जो JUIFA की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आलिया साहिबा आपके सामने रखे गए हैं, मगर जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर कलादम तहरीके लबैक पाकिस्तान वायलेंट है और आपने इसको कलादम करार दिया है, तो जिस तरह हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्शंस कैसे लड़ते हैं, क्यों नहीं हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाती अपना नोटिफिकेशन लेके और वहां से इनको डी नोटिफाई करती ताकि इलेक्शन ना लड़े? मुझे ना सबकी बातों का जवाब देने आई नीड अनइंटरप्टेड टाइम। यहां पर कहा गया मुनाफकत, बड़ा लफ्ज यूज किया गया। मैं बताती हूं मुनाफकत क्या होती है। एक जमहूरी हुकूमत जिसे आप सिलेक्टेड करें, वहीं से आप सदर का इलेक्शन लड़े और आपका बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़े। मुनाफकत क्या होती है? आप औरत की हुक्मरानी को नाजायज करार दें और बाद में स्टैंडिंग कमेटी फॉरेन अफेयर्स लेने के लिए उसी औरत के पांव में बैठ जाएं। मुनाफकत क्या होती है कि आप अमेरिकन एम्बेसडर के पास जाएं और वजीर आजम बनने की भीख मांगे। मुनाफकत क्या होती है कि आप हर दौर में 40 लाख की लस्सी पीने और बंगला नंबर 222 के लिए मजहब के नाम पर सियासत करें। फिर कहा गया फैजियाब हुआ गया, तो मैं आपको बताती हूं, याद करा दूं, शाहिद खाकान अब्बासी बुरी तरह से नाकाम हो गए थे और उन्होंने बेग किया था फैजियाब होने के लिए। फिर कहा गया हमारा धरना और इनका धरना क्या फर्क है, मैं बता देती हूं। जब खत्मे नबूवत के कानून पर अटैक किया जाए तो तब PTI खड़ी होती है और फर्क सिर्फ इतना बता दूं, इनके लीडर और मेरे लीडर में, इनके लीडर साफ फरमाया करते थे खुदा और भगवान में क्या फर्क है। इनके लीडर ये फरमाया करते थे कि हमारे और इंडिया के दरमियान सिर्फ एक लाइन ही तो ड्रॉ है। तो मेरा लीडर UN के अंदर जाकर इस्लाम का नाम लेता है, इस्लामोफोबिया की बात करता है, खत्मे नबूवत की बात करता है। एक सेकेंड देखिए, इसमें कौन ज्यादा मुसलमान कौन कम, ये खेल बड़े देर से खेल रहे हैं। मगर आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की है आलिया साहिबा, आपने कहा शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो हार के फिर फैजियाब के पास गए, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, उसका मतलब यही है जो निहाल हाशमी साहब ने बात की थी, मैंने उनको उन्हीं की जबान में जवाब दिया। जो उन्होंने फैजियाबियों की बात की थी तो मैंने उन्हें बता दिया कि जब आप खुद दरख्वास्त लेकर फैजियाब होने जाए तो उनको मदद के लिए आना ही पड़ता है। अब आजे तो इस बार आपको भी जाना पड़ेगा फैजियाब होने के लिए। मुनीजे देखिए, मेरी एक बात सुने, हम और वो तो एक पेज पर है, ये लोग जितनी मर्जी, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि अगर एक पेज पे हैं तो फटाफट फैजियाब करें मामलात को। अगर एक पेज पे है तो फैजियाब क्यों नहीं करते? सेटल कर लेने हैं,
वही वाली बात है ना, मैं जब यही बताने की कोशिश करती हूँ कि हम आखिरी हद तक जाना चाहते हैं ताकि खून ना हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों का बहे, ना हमारे सरकारी एहलकार भाइयों का बहे, हम आखिरी हद तक गए। और जब देखिए खून बहा है, उनका कसूर है। हम बार बार उनसे यही कह रहे हैं पुरअमन रहें, ये हल नहीं है। नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तान के शहरों का है। बात मैं अपनी सिर्फ कंप्लीट ये करना चाहती थी, नहीं मुनीसे, मैं अपनी बात यहां पर कंप्लीट ये करना चाहती थी। इन्होंने, ये लोग जब आकर यहां पर बात करते ना तो अवाम को याद कराना पड़ता है। अगर खत्मे नबूवत इन्होंने नहीं किया था तो इन्होंने अपना वजीर कानून और अनुशे रहमान को क्यों सैक किया था? ये अच्छा नहीं, आई एम सॉरी आलिया साहिबा, ये जो गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं इस इशू के ऊपर, बिल्कुल हमने प्लेटफॉर्म ये नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। नहीं जी, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगी। आई एम वेरी सॉरी। इस किस्म के इल्जामात ना जेब देते हैं कि पॉलिसी मेकर्स लगाएं, ना हम इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करेंगे, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम के ऊपर हम इस किस्म के इल्जामात नहीं लगाने देंगे और ना ही लगाने चाहिए। निहाल हाशमी साहब, जो आलिया साहिबा ने एक और बात की उस पे आइए। उन्होंने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त के वजीर आजम जो थे वो हार गए थे और फिर वो गए थे फैज़याब होने। ये उन्होंने कहा है कि आप लोग बेबस थे, तो अगर ये आज बेबस हैं तो आप भी तो बेबस थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद खाकान कहीं ना हारे, ना बेबसी है, ना उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी। इन्होंने एक पेज की बात की ना, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही। एक पेज पे ये और मोदी है, ये भी मुसलमानों को मार रहे हैं, मोदी भी मुसलमानों को मार रहा है। ये भी धरना नहीं देने दे रहे, मोदी भी किसानों को धरना देने नहीं दे रहा है। दोनों एक पेज पे एक ही सोच है, इंतहा पसंदी है, मजहब कार्ड खेलना है, लोगों को बताना है कि तुम मुसलमान पक्के हो नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो नहीं हो। अगर पुलिस वालों को मार पिट रही है, वो कत्ल हो रहे हैं, तो ये क्या करें फिर? नहीं तो गवर्नेंस इनको नहीं आता ना, माने इन्होंने भी तो मारा है। सिखाया किसने? इमरान खान ने सिखाया है पुलिस को मारना। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, मैं अपने हाथों से पकड़ूंगा। वो आईजी, ये उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा है। ये इमरान खान ने कहा कि खबरदार मेरे आदमियों को छुआ, पकड़ा, लाठी मारी, डंडा मारा, टीयर गैस मारी। मैंने, ये इमरान खान की ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो इमरान खान ने जो ट्रेनिंग दिया, जो वजीर आजम करेगा, कौम के बच्चे वही करेंगे। आज वही कुछ हो रहा है, ये आज वही कुछ हो रहा है जो इन्होंने किया है। अच्छा, ये अपना किया काट रहे हैं। अच्छा, मगर हमदुल्ला साहब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर जो कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान है वो अब एक हकीकत बन के निकली है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में इनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुनीज़ा, बात यह है, अभी इनके लीडर खुद कहते हैं कि टीटीपी से मुज़ाकरात होनी चाहिए। जब आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर सकते हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़यात में रियासत और हुकूमत दोनों कह रही है कि वो उसमें इन्वॉल्व है और मुलव्वस है, तो आप उनके लिए भी दलाइल इनकी पार्टी दे रही है कि हाँ टीटीपी से बात होनी चाहिए, तो फिर कल आदम तारीख लब्बई से क्यों बात नहीं होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जितने भी सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुनाफकत की बात की। देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर में खुद हल्फनामा इकरारनामे से तब्दील हुआ है, शायद उस वक्त निहाल हाशमी भी थे, पीटीआई मेरी मुखालफत में थी। वो खत्म नबूवत कानून खत्म करने के हक में थी, ये हल्फनामा इकरारनामे में तब्दील करने में हक में थी। मेरी बात नहीं मानती है। तुम शाहजेब खानजादा की रिपोर्ट आप निकाले, मुझसे सवालात कर रही है, वो खुद कर रहे शाहजेब खानजादा। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 40 लाख लसी की बात की। मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, ये एंटी करप्शन और तमाम इंटेलिजेंस इदारे नीब सब इनके पास है। मैं उनके चैलेंज करता हूं कि कश्मीर कमेटी को उठा के मौलाना का मुहासबा करे। मौलाना लस्सी का आदि नहीं है, अलबत्ता हलवा मौलाना खाता है, न ब्लैक लेबल शहद मौलाना पीता है, न मौलाना बनी गाला का लस्सी पीता है। वो बनी गाला का लस्सी आप और ताजकुल को मुबारक हो।
नहीं, दूसरी बात यह है कि हमदुल्ला साहब ये देखिए, इस किस्म की गुफ्तगू, हमदुल्ला साहब देखिए प्लीज, आप लोग सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छे ओहदों पे हैं, आपको लोग देखते हैं, लोग आपको चाहते हैं। अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या ये फैमिली चैनल है, हम इस पे नहीं अलाउ करते। मैं भी खातून, मैंने कहा लस्सी का आज मौलाना नहीं है, ये लस्सी का आज हो सकती है, इसमें कौन सी गलत बात है? चले उसकी इंसिनुएशन। अब अगर हम सियासत पे बात करें ना, देखिए मौलाना साहब, मसला तो है ना, मौलाना साहब मसला तो है, तहरीके लबैक पाकिस्तान हर हुकूमत में आती है और कमजोर करके चली जाती है। पीपल्स पार्टी के जमाने में 2012 में तैर कादरी ने धरना किया, क्या पीपल्स पार्टी ने गोली चलाई उस पर? 2 दफा नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी का यही फैजाबाद धरना हुआ, क्या उन्होंने गोली चलाई? 126 दिन का धरना हुआ, क्या उस हुकूमत ने गोली चलाई? ये किस आईनी और जमहूरी हक है, मुतालबात उनके दुरुस्त है नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई कि पहले पुलिस ने गोली चलाई है तहरीके लबैक कलदम तंजीम के ऊपर? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लाशें क्यों गिरती है। जब मैं मुजाहरा करता हूँ, मैं जुलूस करता हूँ, 126 दिन का धरना ये करते हैं, पार्लियामेंट पे हमले करते हैं, पुलिस स्टेशन पे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं, प्राइम सेक्रेटरी प्राइम हाउस मिनिस्टर के उस पे करते हैं, पीटीवी पर करते हैं, तो ये जिंदाबाद। अगर वो लाहौर से निकलते आते हैं, ये लाशें क्यों गिरती है? मसला क्या है, परेशानी क्या है? अगर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इजाजत दें तो कुछ हकायक आपके सामने इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले रही है? वो इलेक्शन में क्यों कंटोनमेंट वोट के इलेक्शन में हिस्सा लिया? आज भी उनके 3 MPs सिंध असेंबली में बैठे हैं, ये कैसे बैठे हैं? आप मुज़ाकरात क्यों करते हैं? आप मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा, मगर एक हकायक लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इस वक्त सैकड़ों जो FIRs हैं वो कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज हुई हुई हैं, जो खुद पुलिस वालों ने की हैं, जिसके अंदर 12 पुलिस एहलकारों की किडनैपिंग का जिक्र किया हुआ है, अगवा का जिक्र किया हुआ है, फिर उसके अंदर 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए हैं। एक पुलिस स्टेशन, संदा पुलिस स्टेशन को उन्होंने जलाया और घेराव उसका किया, और दूसरी तरफ उन्होंने तेजाब भी फेंका है पुलिस वालों की शक्लों के ऊपर, कईयों को अपाहज किया है। तो ये कोई कम जुर्म नहीं है। अगर इस किस्म के जराइम हो रहे हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि आलिया साहिबा, आप इनको कलदम तो कर देते हैं, मगर जब इलेक्शन लड़ने देंगे और वो आके नेशनल असेंबली में बैठेंगे, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो मुनीज़े में एक बात की क्लैरिटी कर दूं, यहाँ जब हम बैठते हैं ना तो मैं लॉजिक से बात करती हूँ, और मैंने इसीलिए आपको आर्टिकल भेजा, और दूसरा मैं हमदुल्ला साहब की बात का जवाब दे दूं। मेरी एक बात सुनिए, ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जाके अपने प्रूफ्स पेश करें, रादर देन कि ये हमारी किसी भी खातून MNA के ऊपर किसी किस्म की भी उंगली उठाएं। अब तीसरी बात आपकी, इन्होंने बात की सिंध असेंबली में उनकी सीट्स हैं, आपको पता है उनकी सीट्स तो 2018 के इलेक्शन में, तो उनकी जब सीट्स 2018 के इलेक्शन में तब वो कलदम तंजीम थी। हाँ, उन्होंने कैंट के इलेक्शन में लिया है, जिसमें उनको नहीं हिस्सा लेना चाहिए था, बिकॉज ये लास्ट ईयर इस पे बात हो रही थी। अब हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, अगर ये एक टेररिज्म में आता है, ये दहशतगर्दी में आता है, और हुकूमत या रियासत उनको इसकी इजाजत नहीं देगी। बात सिर्फ इतनी है कि क्या हमने पुलिस वालों पे तेजाब फेंके थे? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था? हम वो लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने गए थे? हम वो लोग थे जो जजों को खरीदते रहे थे? हम वो लोग थे? ये यहाँ पर ये अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये अपने मुखालिफों को, जो इनके बारे में आपको भी पता है, मैं खोलना नहीं चाहती PMLN की हिस्ट्री को, इत्तफाक फाउंड्री में क्या क्या होता था, देखिए माजी के झरोके में नहीं जाते, माजी के झरोके में कैसे नहीं जाते? ये यहाँ आकर आज लोग आपको देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, आज लोग नवाज शरीफ के दिए हुए जमीन पे शौकत खानम बनाया। आपने अगर इत्तेफाक की बात की मोहतरमा, खानम का भी जिक्र सुनिए, 50 करोड़ रुपया अपने जेब से दिया, इसाक डार साहब ने आपको दिया, 2 प्लॉट दिया आपके प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे एक और प्लॉट दे दिया जाए। कमाल, इतने गलत बयानी किया आपके वजीर आजम, आपके लीडर ने। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से 2 प्लॉट लिए, क्यों लिए 2 प्लॉट?
उन्होंने कहा मेरे पास घर नहीं है। अच्छा, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स रह गए हैं। आलिया साहब, निहाल साहब, निहाल साहब, क्या आप चाहते हैं कुटिया में लें? क्यों लिया 50 करोड़ रुपया? नहीं, 1 मिनट मोदी से आप मुझे इनकी बात का जवाब। लास्ट 30 सेकंड्स मेरे पास है। नहीं, आपने इत्तेफाक फाउंड्री का नाम लिया। इत्तेफाक फाउंड्री मियां शरीफ का है, उनके 7 भाइयों का है। आप तो भगवान, तो आपके लीडर हैं, आपके लोग हैं। आप ये बताएं कि 2 प्लॉट कब वापस करेंगे? अच्छा, वो 2 प्लॉट मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली आलिया साहिबा, निहाल हाशमी साहब, अब्दुल्ला साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आई एम सॉरी, इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो हो गया और हम नहीं चाहते थे कि इस किस्म की बहस जो है वो इस तरीके से होए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर बहस होए, पॉलिसी मेकर्स एक दूसरे से बात करें तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ करें, कुछ लॉजिक के साथ करें। कोशिश हमारी यही रहती है, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल हम माफी चाहते हैं कि इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो मुझे कंक्लूड करना पड़ रहा है। सनाउल्लाह बलोच साहब को हमने कांटेक्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प है, उस पर भी हम नजर रखेंगे और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।